स्वागत है आप सभी का हमारे इस पहले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें मनके और अस्थियां। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किन लोगों ने इसे बनाया, ये कैसे उजड़ गई, हमें इसके बारे में कैसे पता चला। सारी कहानी आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता वो स्थान है जहां मानव ने अपने जीवन के रहन सहन को सुधारा। जैसे कि पहले इंसान असभ्य रहता था, वो शिकार करता था, गुफाओं में रहता था और कच्चा मांस खाता था। परंतु एक समय के बाद जब उनका जीवन बदला, तब उन्होंने कृषि करना शुरू किया और कृषि करने के लिए उन्हें उपजाऊ जमीन की जरूरत थी, अतः उन्होंने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। कृषि करने के लिए उन्हें स्थायी होना पड़ा, एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि अगर वो खेती करने के बाद इधर-उधर चले जाते तो जानवर जो हैं उनकी फसल को बर्बाद कर सकते थे। तो इसीलिए इंसानों को कृषि के कारण एक जगह बसना पड़ा। उनके जीवन में और भी कई बदलाव आए, जैसे वे पका हुआ भोजन खाने लगे। तो इस तरीके से इंसान ने शिकार को छोड़कर खेती को अपनाया, गुफाओं को छोड़कर भवन में रहना शुरू किया और कच्चा मांस को छोड़कर पका हुआ भोजन खाने लगे। और इसी को हम कहते हैं सभ्यता। सभ्यता नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई, जहां पे इंसानों ने अपनी जीवन शैली को बदला। अब हमें इस सभ्यता के बारे में कैसे पता चला? 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था पुराने वस्तुओं को सुरक्षित रखना। अंग्रेजों को पता था कि भारत का इतिहास काफी सुनहरा है और इसे दुनिया के सामने लाया जाए। इसीलिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब अंग्रेजों को सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए रेलवे की आवश्यकता महसूस हुई। तो जगह का दौरा करने के लिए चार्ल्स मैशन 1826 में कराची और लाहौर में घूम रहे थे। तब उन्हें कई टीले देखने को मिले। टीले मतलब जमीन से उभरे हुए भाग। तो चार्ल्स मैशन ने इसके बारे में रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे कई सारे टीले हैं। इन टीलों के अंदर क्या है, इसका जवाब हमें मिलता है 1856 में, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो इंजीनियरों को कुछ ईंटें मिलती हैं। इसके बाद भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कनिंघम पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल बने और इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। अब ये समझते हैं कि पुरातत्व विभाग क्या होता है। आपको ये पता है कि हर एक शहर में पुलिस विभाग होता है। पुलिस विभाग का काम होता है कि वो अपने क्षेत्र में हो रहे अपराध को रोके। ठीक उसी प्रकार से पुरातत्व विभाग होता है, जिसका काम होता है धरती के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को खोद के बाहर निकालना। जैसे आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं खुदाई करके इस जगह में चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं पुरातत्व। और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। तो इस विभाग की स्थापना भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था, तो एक अंग्रेज अधिकारी को एक दिन एक मुहर मिलती है और वो मुहर वो डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को दे देते हैं। अब कनिंघम की जो रुचि थी, वो 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ, वो जानने में थी। और ये जो सिक्का उन्हें मिला था, ये 4500 साल पुरानी थी। तो कनिंघम इसे अपने सोच में नहीं पा रहे थे कि ये सिक्का है क्या। फिर भी उन्होंने इस सिक्के के ऊपर 1875 में 1875 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1902 में डायरेक्टर जनरल बदल गए और जॉन मार्शल नए डायरेक्टर जनरल बने, और उनकी देखरेख में खुदाई का काम और जोरों शोरों से चलने लगा। एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी को 1921 में एक शहर के अवशेष मिले, जिसका नाम उन्होंने हड़प्पा रख दिया। तो खुदाई करते करते उन्हें एक नगर मिला। दयाराम साहनी ने सोचा कि इस नगर का कुछ नाम रखा जाए, तो उन्होंने इस नगर का नाम हड़प्पा रखा। पुरातत्वविदों को और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे नगर कैसे हो सकता है। तो इसीलिए खुदाई और ज्यादा जोरों शोरों से होने लगी। 1922 में एक और भारतीय पुरातत्वविद आर डी बैनर्जी यानी राखालदास बैनर्जी को एक और शहर मिला, जिसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। ये दोनों ही शहर वर्तमान पाकिस्तान में है, पर क्योंकि हम 1921-22 का बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो दो नए नए शहर मिलने के बाद खुदाई जारी रही, और भी कई शहर मिले, जैसे चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। ये चारों ही शहर भारत में हैं।
तो इस प्रकार पता चलता है कि जो भी लोग जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जो 4,500 साल पहले रहा करते थे, वो भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे। क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो हम लोग अभी भारत का ही नाम लें। अब इस जगह का नाम उन्होंने सोचा कि हड़प्पा सभ्यता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था, उसका नाम हड़प्पा रखा गया था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। एक और चीज थी कि जितने भी नगर थे, वो सभी सिंधु नदी के किनारे थे। इसीलिए इस सभ्यता का एक और नाम रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरीके से दो नाम रखे गए, क्योंकि पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई तो हड़प्पा सभ्यता, और क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ज्यादातर नगर बसे हुए थे। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे ही ज्यादातर नगर जो हैं वो बसे हुए थे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो। हालांकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, पर ज्यादातर नगर जो है वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा की। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत में 4,500 साल पहले नगरीय सभ्यता बसाया गया था। मतलब कुछ लोगों ने यहाँ नगरों में रहना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि स्रोत हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो आपको पता होगा कि अगर पुलिस को किसी जगह के बारे में जानना होता है, तो वहां पे वो अपने खबरी रखते हैं, जिनसे उन्हें जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें किसी जगह का इतिहास जानना होता है, तो हमें वहां के वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है लिखित है, अगर कोई वस्तु लिखित अवस्था में है, तो उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पर कोई वस्तु अगर मान लीजिए कि खुदाई करके निकाला गया है, तो उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इस तरीके से इतिहास को जानने के दो तरह के स्रोत हैं। जो लिखित अवस्था में होते हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और जिन चीजों को खोद के बाहर निकाला जाता है, पुरानी वस्तुएं होती हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक मतलब, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, तो मेरी एक भाषा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उनकी सिर्फ लिपि थी जो कि भाव चित्रात्मक थी। वो चित्रों के द्वारा अपनी भावनाओं को बताते थे। जैसे कि एक ऐसे मछली बना दिए, और इस मछली के सामने एक इंसान को कांटा पकड़ के दिखाया गया, तो इसका मतलब ये है कि इंसान खाली समय में मछली पकड़ते थे। तो इस तरीके से ये चित्रों के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को बताते थे, तो इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो इस लिपि को अभी भी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। आपको पता होगा कि इतिहास के तीन हिस्से हैं। इतिहास का वो समय जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम प्राग इतिहास कहते हैं। इतिहास का वो समय जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है, पर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, उसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। और इतिहास का वो समय जिसका लिखित साक्ष्य भी मिलता है और जिसे हम पढ़ भी पाते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का लिखित साक्ष्य तो मिला है, पर हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए हम इसे आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जितनी भी जानकारियां मिली हैं, वो सारी पुरातात्विक स्रोत के द्वारा ही मिली हैं। मुहर को हड़प्पा सभ्यता की विशेष कलाकृति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा हमें कई तरह की जानकारियां मिली हैं, जो हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे। अन्य पुरातात्विक स्रोतों में भवन, बर्तन और ईंटों को शामिल किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जिन्हें मिट्टी के अंदर से खोद के बाहर निकाला जाता है, या जो बहुत पुराने होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता कितने सालों पहले थी, या कब ये बसी, कब ये उजड़ी, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो इसमें हमें REM व्हीलर यानी रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमन व्हीलर का मत सबसे ज्यादा माना जाता है। क्योंकि रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमन व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई और 1750 तक आते आते इसका पतन हो गया। और
ये बात एक वैज्ञानिक विधि जिसे कार्बन 14 विधि भी कहते हैं उससे भी साबित होती है कि हड़प्पा सभ्यता करीब करीब 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते ये कई कारणों से, हो सकता है बाढ़ या हो सकता है कि बाहरी लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया, ये सब चीजों के कारण ये खत्म हुआ होगा। एनसीईआरटी का क्या कहना है? एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी। हाल ही के एग्जाम में यह देखा गया है कि जब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक के बीच में थी, तो उसमें आपको ये ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलता है, आपको ये ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था और कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप ये वाला लिख सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है ऑप्शन के साथ कि हड़प्पा सभ्यता का काल मतलब वो कब से कब के बीच में शुरू और खत्म हुई, तब आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि उस समय आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कार्बन 14 विधि जिसके बारे में मैंने आपको बताया, C14 विधि होती क्या है? तो C14 विधि की खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक B.F. लिवी ने 1946 में किया। उनके अनुसार हर एक जीवित प्राणी के शरीर में दो तरह के कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जैसे ही वो जीव मर जाता है तो कार्बन 12 जो होता है वो रुक जाता है और कार्बन 14 जो होता है वो घटने लगता है। इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक जानवर है और जब ये जब इसके शरीर में कार्बन पूरे मौजूद हैं, तब ये ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, इसकी मृत्यु के समय इसके शरीर में पूरे कार्बन 14 मौजूद है। ठीक है, परंतु हम एक समय के बाद देखते हैं कि इसके शरीर में अब मात्र 50% कार्बन बचे हुए हैं। तो इसका मतलब इसे मर करके 5700 साल हो चुके हैं। फिर कुछ समय के बाद हम फिर देखते हैं कि इसके शरीर से कार्बन 14 की जो मात्रा है वो घट करके 25% हो गई है। तो इसका मतलब ये और पुराना हो गया है, 11,400 साल। फिर जब इसके शरीर में 12% कार्बन 14 पाया जाता है, तब ये और पुराना यानी 17,000 साल पुराना हो गया है। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी उसके शरीर में, वो जीव उतना ही पुराना होगा। ठीक इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया गया कार्बन 14 विधि से। किसी भी जगह को पता करने के लिए कि वो कितनी पुरानी है या कोई वस्तु कितनी पुरानी है, कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए काफी मददगार रहा होगा।